जब योगी आदित्यनाथ ने बढ़ेंगे तो गढ़ेंगे का नारा दिया तब विरोधियों ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर विरोध से बेपरवाह इसी नारे के इर्द गिर्द अपनी राजनीतिक रणनीति की पटकथा लिखते रहे। परिणामों से यह साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दांव से विरोधियों की हर चाल को न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को उसका खोया आत्मविश्वास उन्होंने लौटा दिया। नीति में हिंदुत्व। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। रणनीति में हिंदुत्व। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। राजनीति में हिंदुत्व। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। यूपी में उपचुनावों की जिम्मेदारी लिए योगी आदित्यनाथ पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र तक हिंदुत्व की राजनीति का परचम लहराते रहे। वो हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखर थे, अपनों की आलोचना भी झेल रहे थे, विरोधियों के वार भी। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। वो बोलते ना, बट गए तो कट गए। मैं तो एक ही बोलूंगा, अगर आप डर गए तो मर गए। आप यही करने वाले हैं। आपको दंगे चाहिए ना महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए। जब तक ये दंगे नहीं करते, चुनाव को सामने नहीं जा सकते। इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ये करना चाहते हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। असली परीक्षा उत्तर प्रदेश में होनी थी, लिहाजा योगी के हिंदुत्व के जवाब में अखिलेश यादव पीडीए को सामने करते रहे। जंग तेज थी और दोनों पक्षों को अपनी अपनी रणनीति पर भरोसा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरह पता था कि उनकी हिंदुत्व नीति का मुकाबला अखिलेश के पीडीए से होगा। बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये डिवाइड एंड रूल का जो नारा था अंग्रेजों का, वो नारा आपका। अभी तो तक तो हम देख रहे थे कि इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकराने लगे और बहुत सारे नेता उस नारे से किनारा कर रहे हैं। दबी जवान कह रहे हैं ये नारा उनका नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने डपट दिया तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी उनकी। जिस पीडीए के दम पर कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात दी थी, उसी गणित को योगी आदित्यनाथ ने डिकोड किया। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक पूरा जिम्मा उनके खुद के पास था। उन्होंने ऐसा दांव चला जो अखिलेश के पीडीए से भी कट नहीं सका। अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड चला, योगी ने ओबीसी का दांव खेल दिया। अखिलेश ने 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी, 2 दलित को टिकट दिया। सवर्ण वर्ग से एक भी टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने इसके जवाब में 5 ओबीसी, 1 दलित और 3 सवर्णों को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दल ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जाति जनगणना का मुद्दा बार बार उठाते रहते हैं, लेकिन जब टिकट कम संख्या में दिया तो बीजेपी अपने आक्रामक प्रचार से ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही कि ओबीसी को अधिक टिकट देकर वो उनकी हितैषी है।
समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को ज्यादा वरीयता देती है। सवर्णों से समाजवादी पार्टी दूरी बनाकर रखती है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं। अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। जातियों की जिस राजनीति से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी थी, उसी राजनीति के मोतियों को योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के धागे में पिरोकर जीत की माला तैयार कर ली। पीडीए का दांव पस्त दिख रहा है और बीजेपी के हौसले बुलंद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा तो अंदर ही अंदर ये बातें होने लगी कि हार के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। राजनीतिक गलियारों में ये बातें होने लगी कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व कुर्सी से हटा सकता है। पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने फिर से ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए योगी ही हैं उपयोगी। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर चुनौतियां तीन तरफ से मानी जा रही थी। चुनौती नंबर 1, खुद को साबित करने की चुनौती। चुनौती नंबर 2, विपक्ष की आवाज बंद करने की चुनौती। चुनौती नंबर 3, पार्टी में बगावत के सुरों को संभालने की चुनौती। लेकिन योगी आदित्यनाथ तीनों चुनौतियों पर खरे उतरे। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। लेकिन उपचुनाव की इस जीत की राहें बड़ी पथरीली थी। लोकसभा में बीजेपी को 33 सीटों पर जीत मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ से जैसे सबका 36 का आंकड़ा हो गया। 2019 में यूपी में 62 सीटों से गिरकर बीजेपी 33 सीटों पर आ गई थी। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की साख पर सवाल था, खुद सीएम योगी के नेतृत्व पर सवाल था, पार्टी में उनकी हैसियत पर सवाल उठने लगा था और इसका सीधा फायदा विपक्ष उठा रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। बयान भले ही राजनीति से प्रेरित रहा हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगी कि कहीं हार का ठीकरा वाकई योगी आदित्यनाथ पर तो नहीं फूटने वाला। सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना, महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और हम सबने ये देखा है, मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है, उसको दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठाते हैं। विपक्ष चौतरफा हमलावर था तो पार्टी के अंदर भी सबके सुर ताल नहीं मिल रहे थे। संगठन और सरकार के बहाने निशाने पर योगी थे। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पार्टी के अंदर ही सब एकमत नहीं थे। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारा है। ये योगी की अग्नि परीक्षा थी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी संगठन की कार्यशैली से काफी निराश थे और यही वजह है कि उन्होंने इस बार सब कुछ अपनी देखरेख में किया। उपचुनाव में खुद उम्मीदवारों का चयन किया, कई बैठकें की, 30 लोगों की एक टीम तैयार की जिसमें कई मंत्री और विधायक शामिल थे। हर विधानसभा सीट के लिए 2 लोगों की टीम तैयार की थी। इनकी जिम्मेदारी थी वोटरों के बीच पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाना। चुनावी मैदान में फ्रंट फुट पर बैटिंग की, जमकर रैलियां की, हर विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे, खुद सीटों का मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की। इन सब के बीच उनका नारा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। विपक्ष के दिए हुए नारे आए जरूर, लेकिन उनका असर उतना नहीं हुआ। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटे थे इसलिए कटे थे। सीएम योगी ने इस बार उपचुनाव के जरिए अपनी ताकत का एहसास पार्टी को करा दिया है।